आज देखेंगे हमारा कौन सा अध्याय है, पांचवा अध्याय। इसका नाम क्या हमारा है, आनुवांशिकी है। आज हम लोग आनुवांशिकी का पहला भाग देखेंगे और कल देखेंगे दूसरा भाग, ठीक है ना। आनुवांशिकी अध्याय है। आनुवांशिकी के रियल में खोजकर्ता कौन थे, तो ग्रेगर जार मेंडल थे। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार बताया कि कैसे हमारे यहाँ मतलब कैसे अगली संतान हमारी नई पीढ़ी की उत्पन्न होगी, ठीक है ना। उन्होंने अपने 3 नियम दिए थे। आइए देखते हैं उन्हीं क्वेश्चन के बारे में। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही कथन की पहचान कीजिए। पहला हमारा ऑप्शन दिया गया है, एक्स गुणसूत्र वाले, क्या हमसे कह रहा है, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र वाले में 22 गुणसूत्र होते हैं। नहीं, एक्स गुणसूत्र वाले में शुक्राणुओं में 22 गुण होते हैं, जबकि वाई वाले में 22, ये भी गलत है। एक्स गुणसूत्र शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 होते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखो हमारा क्या कह रहा है हमसे, डी हमसे कह रहा है एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई वाले में भी कितने हमारे होते हैं, 23 होते हैं। मिला कितने हो जाएगा, 23 अर्थात 46 हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला कितने गुणसूत्र होते हैं हमारे शरीर में, हमारे तो 46 होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। देखो एक्स में 23 होते हैं पर वाई में 22 नहीं होते हैं, इसलिए पहला गलत है। दूसरा क्यों गलत है, तो दोनों में क्या होते हैं हमारे 23 होते हैं। तीसरा क्यों गलत है, क्योंकि x में 22 कह दिया इसलिए गलत है ना। चौथा क्यों सही है, क्योंकि x में भी 23 होता है और y में कितने होते हैं हमारे होते हैं 23 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या हमारा है, ध्यान रखना। तो कोशिका विभाजन के समय, किस समय, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक छोटे मोटे धागों के रूप में क्या हो जाता है, संगठित हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, धागों को गुणसूत्र कहते हैं। ध्यान रखना क्या समय, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन क्या होता है, सिकुड़कर अनेक छोटे मोटे धागों के रूप में क्या होता है, संगठित हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। एक्स गुणसूत्र कितने होते हैं हमारे, तो 23 गुणसूत्र होते हैं, और वाई कितने शुक्राणु होते हैं हमारे, तो 23 गुणसूत्र हैं। इस प्रकार मनुष्य में कितने गुणसूत्र हैं हमारे, तो 23 + 23 46 गुणसूत्र होते हैं। और जोड़े में बात किया जाए तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। जोड़े कितने होते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, और कुल कितने गुणसूत्र होते हैं हमारे शरीर में, तो 46 होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र, है ना, अर्थात 44 गुणसूत्र हम लोग क्या कहते हैं, इसको ऑटोसोम्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। तथा अन्य 2 गुणसूत्र हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। इनको हमको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, है ना। मतलब प्रारंभ के जो 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष और महिलाओं में सेम होते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। और चौथा जो हमारा अगला पॉइंट है कौन, तीसरा है ना, मतलब 23वां जोड़ा गुणसूत्र, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं, है ना। या उसको हम लोग लिंग गुणसूत्र कह देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सेकंड हमारा क्या है, डॉट 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 जीन डॉट डॉट की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करता है। मतलब किसके गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, तो हार्मोनों के माध्यम से। इस माध्यम से होता है तुम्हारा, हार्मोनों के माध्यम से क्या करता है हमारा जीन, लक्षणों को नियंत्रित करता है ना। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, इसके बारे में चर्चा कर लेते थोड़ा से। तो जीन हार्मोनों की गतिविधियों के माध्यम से क्या करता है, लक्षणों को नियंत्रित करता है। सेकेंड पॉइंट, जीन क्या हमारी है, आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है, इसको ध्यान रख लेंगे। जीन हमारी क्या है, आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। जीन के कारण ही हमारे आनुवंशिक गुण क्या होते हैं, अगली पीढ़ी में जा पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब जीन के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है हमारा, तो उसे हम लोग उत्परिवर्तन कहा जाता है ना। क्या कहते हैं उसको हम लोग, उत्परिवर्तन कहते हैं। कब, जब जीन के डीएनए में क्या होता है हमारा, होता है अस्थायी परिवर्तन, उसमें क्या कहते हैं, तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, जब मेंडल ने मटर के पौधों में 2 लक्षणों का वंशागतिक अध्ययन किया तो उन्हें यपटी पीढ़ी में, किस पीढ़ी में, हमारी दूसरी पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फिनोटाइपिक अनुपात मिला, क्या मिला हमारा, क्या फिनोटाइपिक अनुपात मिला। तो मेंडल ने जो प्रयोग किया था तो उसका अनुपात था 9:3:1। क्या था, 9:3:1 था, है ना, अर्थात 3:1 था। क्लियर है कि नहीं क्लियर, किसका, दूसरी पीढ़ी का फिनोटाइप का, है ना। दूसरी पीढ़ी में अनुपात कितना हमारा है, तो 9:3:1 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान रख लेना। तो मेंडल ने द्विसंकरी क्रॉस के लिए गोल था क्या लिए थे, पीले बीज, है ना, RRY से उत्पन्न पौधों का क्रॉस कराया तो इसमें क्या मिले उनको, गोल और पीले बीज वाले प्रभावी होते उन्हें पाया, ठीक है ना। अतः F2 पीढ़ी के पौधों का फिनोटाइप अनुपात कितना होता है हमारा, तो N3:1 होता है। तथा F2 पीढ़ी का हमारा कौन सा अनुपात, जीनोटाइप अनुपात। ये देखो फिनोटाइप अनुपात कितना होता है,
9:3:3: होता है। वही कौन अनुपात हमारा जीनोटाइप का कितना होता है? 1:2, 1:2, 4:2, 1:2, 2:1 प्राप्त हुआ। ठीक है ना, ये जीनोटाइप है और ये क्या था हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप अनुपात कई बार पूछा गया है, जीनोटाइप अनुपात बहुत ही कम पूछा गया है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ इनमें से कौन सा है, पूछा गया है। कौन सा हमारा पदार्थ है? डीएनए है क्या आरएनए है? डीएनए है। क्या हमारा है? डीएनए हमारा क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है, जो क्या करता है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में लक्षण को लेके जाता है ना। अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान रख लेना। तो डीएनए की फुल फॉर्म सबको पता ही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यह अणुओं का समूह जो क्या होता है, माता पिता से उनकी अगली पीढ़ी में जाता है कि नहीं। वंशाणु वाला होता है, आनुवांशिक जानकारी को उनके संतान तक क्या ले जाता है, पहुंचाता है। डीएनए खोज किसने की थी? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की। मतलब वाटसन एवं क्रिक ने कब की थी? तो 1953 में की थी। और उनको क्या किया इस खोज के लिए? 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ध्यान रखना, क्या डीएनए खोज किसने की थी? तो वाटसन एवं क्रिक ने कब की थी? तो 1953 में की थी, जिसके लिए उन्हें 1962 में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान से देखो हम लोग। एक लंबे पौधे टीटी और एक छोटे पौधे टीटी के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 पीढ़ी संतति सभी पौधों के लिए लंबे होने का कारण क्या है? क्योंकि पौधे की लंबाई टी या टी द्वारा नियंत्रित होती है? नहीं। क्योंकि पौधे की लंबाई केवल स्मॉल टी द्वारा? नहीं। कैपिटल टी स्मॉल टी द्वारा? नहीं। केवल लंबाई किसी नियंत्रित होती है हमारी? तो कैपिटल द्वारा नियंत्रित होती है ना। क्या देखा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, पढ़ो जरा। डाट डाट में लिंग गुणसूत्र का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। किसमें? किसमें होता है हमारा? तो मानव मादाओं में क्या होता है हमारा? 23वां हमारा क्या होता है? XX होता है। इसलिए क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण युग्म मौजूद होता है ना। और पुरुषों में क्या होता है हमारा? पुरुषों हमारा XY होता है, जो कि क्या होता है? अलग अलग होता है ना। क्लियर होने के लिए इसीलिए क्या कहता है, मानव मादाओं में क्या होता है? एक पूर्ण युग्म मौजूद हमारा होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हल्का चर्चा कर लेते हैं, ध्यान रखो। तो मानव के सभी गुणसूत्र क्या होते हैं? पूर्ण युग्म नहीं होते हैं। मानव के अधिकतर गुणसूत्र माता पिता के गुणसूत्र क्या होते हैं हमारे? होते हैं प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है हमारी? तो 22 जोड़ी होती है। परंतु एक युग्म क्या होता है, हम लोग क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये कभी भी क्या होता है हमारा? पूर्ण जोड़े में नहीं होता है। पुरुषों में नहीं होता है, महिलाओं में होता है ना। ध्यान रखना। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण रूप युग्म होता है। स्त्रियों में क्यों होता है? क्योंकि इनमें क्या दोनों होते हैं, XX होते हैं। और पुरुषों में पूर्ण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें X होता है, दूसरा Y होता है ना। इसीलिए पुरुष में यह जोड़ा पूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र समान आकार का होता है, X होता है। दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा गुणसूत्र हमारा छोटा हल्का से Y होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? Y गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में XX और पुरुषों में क्या होता है हमारा? XY होता है ना। स्त्रियों में कौन गुणसूत्र हमारा होता है? XX। पुरुषों में क्या होता है हमारा? तो XY होता है। एक X होने के कारण क्या कहते हैं? इसमें पूर्ण युग्म होता है और पुरुषों में पूर्ण युग्म नहीं होता है ना। अगला ध्यान देंगे। निम्नलिखित में किसे आनुवांशिक का जनक कहा जाता है? इसको कहा जाता है तो ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहता है? आनुवांशिक का जनक कहा जाता है। सब क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, समान मानकों कोशिका में 40 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में कितने होते हैं हमारे? तो 23 गुणसूत्र होते हैं है ना। जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि 23 पुरुष के मिलते हैं और 23 महिला कुल मिला कितने हो जाते हैं? 46। इसीलिए कहता होता है समान शरीर में 26 गुणसूत्र हैं। और जनन कोशिका में कितने होते हैं हमारे? तो 23 होते हैं। क्लियर है ना? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों का गलत लक्षण दर्शाता है? देखना है कौन सा लक्षण दिखाता है। ये प्रोटीन को उत्पादन करने के लक्षणों को करते हैं, एकदम सही है। ये डीएनए के खंड है, ये भी सही है। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन होता है, ये भी सही है। इनमें कोई परिवर्तन होता है, ये गलत है। इनमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। इनमें क्या होता है? परिवर्तन होता है भाई, है ना। एक कभी X होता है, एक Y होता है ना, अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। अगला, व्यक्ति का लिंग निर्धारण डाट डाट द्वारा होता है। व्यक्ति का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसको द्वारा होता है? शुक्र और डिम्ब दोनों मौजूद गुणसूत्र द्वारा। पहला गलत है ना।
शुक्राणु गुणसूत्र द्वारा, हाँ इसी द्वारा होता है ना, किस द्वारा होता है तो शुक्राणु गुणसूत्र द्वारा। किसके द्वारा, मतलब पुरुष के जनन गुणसूत्र द्वारा क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। अगर पुरुष का यक्ष मिलेगा और महिला का X क्या बन जाता है, वहां पर लड़की पैदा होती है। अगर पुरुष का Y मिल जाएगा महिला का यक्ष तो वहां क्या पैदा होगा, लड़का पैदा हो जाता है। इसीलिए कौन करता है, शुक्राणु मौजूद गुणसूत्र डिसाइड करते हैं, है ना, क्लियर नहीं क्लियर, ये डिसाइड करते हैं हमारा व्यक्ति का नया लिंग धारण, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नांकित चित्र का एकल जीव का प्रजनन क्रिया और मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है, इस अंतर का क्या कारण हो सकता है। मतलब एक ये दर्शाया गया है, एक ये दर्शाया गया है, इसके अंतर का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है नहीं। इसका प्रमुख कारण होता है डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां। प्रमुख कारण क्या हमारा है, डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां। तभी तो क्या दोनों है, अलग अलग है, दोनों क्या हमारा है, अलग अलग है, नहीं दोनों क्या होता, सेम होता है ना। डीएनए में अगर त्रुटियां होंगी तभी क्या होगी, संतान हमारी अलग अलग रूप से जन्मेगी, है ना, नहीं क्या होगी, संतान हमारी एक जैसी जन्मेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, वंशागति के नियमों का प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था। मतलब मेंडल को वंशागति नियमों में सफलता मिली, उसका मुख्य कारण क्या था। पहला, उन्होंने अपने संकरण में एक के बारे में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, बिल्कुल सही। उन्होंने ऐसे जनकों को चुना जो एक समान थे, नहीं, अलग अलग भी चुना है। उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया, ये कोई विशेष गुण नहीं है। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में एक लक्षण दर्शाने वाले विशिष्ट जीवों को गणना की, नहीं। क्या हो जाएगा हमारा, पहला सही हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा सही हो जाएगा। उन्होंने एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, इसीलिए क्या मेंडल हुए थे, सफल हो पाए थे। क्लियर नहीं क्लियर है, मेंडल क्यों सफल हो पाए थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक बार में एक लक्षण का अध्ययन किया था। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट, डॉट 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 लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, कौन होते हैं, तो लिंग धारण के लिए हमारे होते हैं 23वें जोड़ी गुणसूत्र। उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एलोसोम्स। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एलोसोम्स। मतलब ये होते हैं 23वें जोड़ी गुणसूत्र। क्या होते हैं हमारे, होते हैं 23वें जोड़ी गुणसूत्र हैं एलोसोम्स, ठीक है ना। ये क्या डिसाइड करते हैं, हमारे लिंग डिसाइड करते हैं कि पुरुष जन्मेगा कि लड़की जन्मेगी। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे में निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था। किसका नहीं प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे की लंबाई की, बीज की आकृति की, फूलों के रंग की थी, क्या नहीं की थी, तो पत्ती की आकृति की रचना को। मेंडल ने पत्ते की आकृति के बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, ठीक है ना, उसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है। उन्होंने फूल का किया है, बीज का किया है, पौधे का किया है, परंतु पत्ती के बारे में कोई चर्चा उन्होंने नहीं की है। क्लियर है नहीं क्लियर है। अगला देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान रखना, ग्रेगर मेंडल ने क्या किया है, मटर के दाने पर प्रयोग किया है। मेंडल ने मटर के दो ऐसे पौधे लिए जिनमें से क्या था, एक पर हमेशा सफेद फूल खिलते थे, दूसरे क्या खिलते थे, हमेशा जामुनी फूल खिलते थे, है कि नहीं। ये पीढ़ी का F1 कहलाए। जब उन्होंने सफेद फूलों वाले एक पौधे का संगमन क्या किया, जामुनी फूल साथ पौधे किए कराया, तो पाया कि क्या नए पौधे के फूल जामुनी होते हैं। इन्होंने क्या कहा, अनुवांशिकी का इनको क्या कहता है, जनक भी इनको कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ग्रेगर जारमंडल का कहता है अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, इसको ध्यान रखना तुम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान रखो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रत्येक हार्मोन के लिए विशेष गुण होते हैं, नहीं, गलत है ये। प्रत्येक प्रोटीन के लिए विशेष आरएनए होता है, भी गलत है। प्रत्येक हार्मोन के लिए विशेष प्रोटीन होते हैं, भी गलत है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए विशेष जीन होता है, ये सही है ना। प्रोटीन के लिए क्या होता है, हमारा विशिष्ट जीन होता है। पहला क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ध्यान से देखो, कौन सा गलत है। प्रत्येक जीन एक विशेष सम्मिलित करता है, एकदम सही है। प्रत्येक जन कोशिका प्रत्येक गुण से एक गुण ग्रहण करेगी, ये भी सही है। युग्मक निर्माण के लिए दो युग्मकल्प एक साथ आते हैं, ये गलत है। जीन गुणसूत्र पे होते हैं, ये भी हमारा सही है। कौन हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा है, गलत है ना। एक जनन समय एक पुरुष का होता है, एक महिला का होता है। यहाँ क्या करा, दो युग्मकल्पी होते नहीं, एक युग्मकल्पी होता है क्या नहीं। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट हमारा क्या हो, ध्यान रखना, तो जीन के संबंध में सत कथन इस प्रकार है, क्या है, प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है, ध्यान रख लो, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक जनन कोशिका युग्म में एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, दो नहीं, ठीक है ना। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, ये भी क्या हमारा होता है, सही है। क्लियर ना, क्लियर है।
अब अगला देखें क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या है। मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। पहला, केवल पर निषेचन पे किया था? नहीं। देखो निषेचन दो प्रकार का होता है, एक स्वनिषेचन, एक पर निषेचन। स्वनिषेचन क्या होता है? जब एक ही पौधे में एक ही पौधे से किया जाए, और पर निषेचन क्या होता है? जब एक पौधे का दूसरे पौधे के साथ कराया जाए। क्लियर नहीं? क्लियर है। तो केवल पर निषेचन पे किया था, गलत। आरंभ में स्वनिषेचन किया था, ये भी गलत है। केवल स्वनिषेचन किया, ये भी गलत है। तो उन्होंने क्या किया था? पहले उन्होंने पर निषेचन कराया था, बाद में क्या किया था? स्वनिषेचन कराया था। ध्यान समझ, ठीक है ना? मेंडल ने जब अपना प्रयोग किया, पहले उन्होंने क्या किया था? पर निषेचन कराया था, बाद में उन्होंने स्वनिषेचन कराया था। ठीक है ना? क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, और ये मात्र या पितृ मूल को हो सकती है। जब दो जनन कोशिकाएं संलिप्त होती हैं तो वे जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की समान संख्या को बहाल कर देती हैं। वंशागत की इस प्रकार प्रणाली को डाट डाट में वर्णित किया गया है। कहाँ किया गया है? मेंडल के प्रयोगों के परिणाम में किया। कहाँ किया गया है? मेंडल के प्रयोगों के परिणाम में उन्होंने सारी इसकी जानकारी दे रखी है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस प्रकार के पौधे का चयन किया था? तो प्रयोग किया था तो उद्यान मटर का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था उन्होंने? तो उद्यान मटर का प्रयोग किया था। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ध्यान देख लो सब लोग, गौर कर लेना इस पॉइंट पर। तो वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचित, क्या कहते हैं उनको हम लोग? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ध्यान रखना, अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएं। ठीक है ना? आनुवंशिकता के बारे में पहली बार जानकारी किसने दी थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। ठीक है ना? इन्होंने आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के उद्यान के मटर के लिए क्या किया? चुनाव किया। इस अध्ययन के आधार पर इन्होंने क्या दिए थे? कुछ नियम दिए थे, जो कि क्या हमारे इस प्रकार है। पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। दूसरा क्या हमारा है? पृथक्करण का नियम। तीसरा क्या हमारा है? स्वतंत्रता अभिवहन का नियम। क्लियर नहीं? क्लियर है। 3 नियम दिए थे। कौन कौन नियम थे? तो पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अभिवहन का नियम। तीनों नियम भी कभी कभार पेपर में पूछ लेता है। इस पर भी क्या कर लेंगे आप लोग? ध्यान कर लेना। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या हमारा है? एक संकरण डाट 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 विभिन्न संकरणों की विशेषता वाले पौधे का सृजन होता है। किसका? तो एक संकरण दो क्या हो जाएगा हमारा? 2 विभिन्न संकरणों विशेषता वाले 2 पौधों का सृजन होता है। क्या हो जाएगा हमारा? समझ जाएगा तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशागति को नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? तो देखो किसी लक्षण को, तो लक्षण कौन सेट करते हैं? माता और पितक डीएनए, है ना? मतलब पितरक और मातृ डीएनए लक्षण डिसाइड करते हैं संतान के। ठीक है ना? पर लिंग निर्धारण कौन करता है? केवल पुरुष का। ठीक है ना? अगला देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ध्यान रखना। तो डीएनए के मूल रूप से अनुवांशिक पदार्थ जो क्या करते हैं? लक्षण गुणों को माता पिता की संतान में क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है डीएनए, है ना? अगला बात, यह क्या हमारा एक है? न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो क्या करता है? प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र के क्या करता है? हमारी संरचना का निर्माण करता है। कौन हमारा? तो डीएनए। अगला, यह कोशिका क्या हो जाता है? केंद्रक में धागे नुमा किस रूप में होता है? तो धागे नुमा के रूप में फैला रहता है। ठीक है ना? इसकी कुछ मात्रा क्या होती है? केंद्रक के अतिरिक्त कहाँ पाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लाभ में पाई जाती है। मतलब क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का भी क्या होता है? स्वयं का डीएनए होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है? स्वयं का डीएनए होता है। ठीक है ना? इसीलिए क्या कहते हैं? कोशिका के केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लाभक में भी पाया जाता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी 10 लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए। उनमें से कुछ निम्नलिखित थे। पहला गोल झुर्रीदार बीज, दूसरा लंबे और छोटे बीज, तीसरा सफेद और बैगनी फूल। तो इनमें से के मटर के पौधे में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण है। क्या हमारा लक्षण आया था? अप्रभावी लक्षण। तो अप्रभावी लक्षण क्या थे? तो झुर्रीदार, छोटे और सफेद थे। क्या थे हमारे? थे झुर्रीदार, छोटे और सफेद थे। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झुर्रीदार, छोटे और सफेद, है ना? अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट,
मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का एक बौने पौधे टीटी के साथ संकरण कराया गया। एफटी पीढ़ी में जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा? तो एफटी पीढ़ी में अनुपात क्या था हमारा? 3:1 था, मतलब 75:25 था। ध्यान रख लेना। इनमें से कौन सा वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण का प्रदर्शन करने वाले पौधे का जीवो गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? कौन थे वो? ग्रेगर जॉन मेंडल थे। यही पहले से साइंटिस्ट थे जिन्होंने गणित और विज्ञान का सम्मिश्रण अध्ययन करके क्या किया था? उन्होंने पाया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है? मनुष्य में लक्षणों के वंशागत के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं। इन तथ्यों में एक के अलावा सभी सही है तो गलत का चयन कीजिए। आप बताना इसमें से कौन लक्षण गलत है। माता और पिता दोनों बच्चों के लिए समान मात्रा में योगदान देते हैं, सही है। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 2 संकर असंगत जीन होने चाहिए, हाँ ये भी सही है ना, 2 संकर चाहिए। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 1 संकर असंगत होना चाहिए, ये गलत हमारा है। क्या हमारा है? ये गलत है, 2 होने चाहिए ना। ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी? क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर? गलत हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा विकल्प हमारा? सही हो जाएगा, है ना। क्लियर नहीं? क्लियर है। कौन हमारा गलत है? तो सी ऑप्शन। ठीक है ना। 2 असंगत जीन होने चाहिए, एक माता का एक पिता का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट, TTWW जीन प्रारूप वाले निर्मित युग्मक का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 25%। कितना होता है हमारा? तो देखो 75% और 25% होता है। ठीक है ना। और TTWW जीन के लिए हमारा कितना होता है? तो ये 25%। दूसरी पीढ़ी का ना कितना होता है हमारा? तो ये 25% होता है। ध्यान रखना। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने द्वारा शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच क्या कराया था? संकरण कराया था। तो प्रथम संतान क्या थी? सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, परंतु दूसरी पीढ़ी में क्या हुए? संरक्षण कराकर यप्तु संतति की प्राप्ति की, जिसमें लंबे और बौने पौधों के बीच क्या अनुपात था? तो 3:1 था। मतलब दूसरी पीढ़ी में क्या थे? तो 75% लंबे थे और क्या थे? 25% हमारे बौने थे। क्लियर के लिए मतलब छोटे थे। अगला देख लेंगे। मानव में लिंग गुणसूत्र कितने युग्म मौजूद होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र युग्म 1 होता है, मतलब कौन सा भी? 23वां जोड़ा। कितने होते हैं? तो होते हैं 1 युग्म होता है ना। गुणसूत्र 2 होते हैं, मतलब होता है जोड़ा। कितना होता है हमारा? केवल 23वां जोड़ा होता है, मतलब 45 और 46 नंबर गुणसूत्र, है ना। अगला देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया है, क्योंकि क्यों कहा गया है? लंबेपन के लिए जिनका प्रतीक टी था, जबकि बौनेपन के लिए प्रतीक स्मॉल टी था। क्या था? स्मॉल टी था। मटर सहित सभी बौने जीवों की तुलना में लंबे जीव समान अधिक पाए गए। लंबे पौधे बौने पौधे की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। कोई पौधा लंबा ही होगा, भले उसके लंबेपन के लिए 1 जीन विकल्पी हो या 2 जीन विकल्पी हो। कौन हमारा लक्षण प्रभावित था? क्योंकि डी प्रभावित था। क्या था हमारा प्रभावित था? तो डी था। कोई पौधा लंबा ही होगा, भले ही उसके लंबेपन के लिए क्या हो? 1 जीन विकल्पी हो या 2 जीन विकल्पी हो। मतलब पौधा लंबा होगा, ठीक है ना, चाहे वो 1 जीन विकल्पी हो चाहे वो 2 जीन विकल्पी हो। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन हमारा गलत है? सभी बच्चों में वायु गुणसूत्र उनकी मां से वंशज होते हैं? नहीं, पहला ही क्या हमारा है? गलत है। अर्थात ये क्या हो जाएगा विकल्प हमारा? सही हो जाएगा, क्योंकि हमको गलती छांटना है ना। वायु गुणसूत्र किससे आता है बच्चों में? तो पिता से आता है। माता से आता है तो पिता से आता है। ठीक है गुणसूत्र। यहाँ क्या लिखा है? माँ से। ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, क्या यक्ष गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और वायु गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? नहीं, उनके आकार में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन गतिशीलता में अंतर होता है। गलत, है ना। हाँ, यक्ष युक्त शुक्राणु बड़े होते हैं, है ना, ये भी सही है। हाँ, वायु युक्त शुक्राणु अधिक गतिशील होते हैं, ये भी गलत है। नहीं, उनके आकार गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। क्या हो जाएगा हमारा? डी सही हो जाएगा, है ना। उनके आकार गतिशीलता में कोई भी अंतर नहीं होता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला, मनुष्य में संतान का लिंग डॉट द्वारा निर्धारित होता है। किस द्वारा होता है? तो संतान में जो लिंग होता है वो पित्त गुणसूत्र से। किससे होता है हमारा? होता है तो पित्त गुणसूत्र से होता है ना।
लिंग का निर्धारण होता है पितृ गुणसूत्र से, ठीक है ना। और बाकी लक्षण क्या होते हैं, तो माता पिता दोनों के होते हैं, ध्यान रखना। लिंग का निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से, ठीक है ना। और लक्षण किससे होते हैं, तो लक्षण दोनों के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो तो, मेंडल से पहले कई वैज्ञानिक ने मटर और अन्य जीवों लक्षणों की वंशागत का अध्ययन किया शुरू कर दिया, लेकिन मेंडल वंशागत के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा सभी तर्क सही हैं, तो गलत तर्क का चयन कीजिए। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण जीवों गिनती रखी थी, सही है। उन्होंने एक समय में एक लक्षण का संशोधन किया, यह भी सही है। उन्होंने अपने विज्ञान वृत्ति के विकसित किया, यह भी सही है। गलत क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया, नहीं, उन्होंने दोनों पे काम किया, लंबे और छोटे पर दोनों पे काम, इसलिए क्या हो जाएगा डी हमारा गलत हो जाएगा, है ना। मतलब गलत विकल्प है, लेकिन ये क्या हो जाएगा सही माना जाएगा, है ना। ये पूछा गया था कौन सा गलत, कौन गलत हमारा है, तो डी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। जब मंडल ने मटर के लंबे पौधों का संकरण मटर के बौने पौधे के साथ कराया, तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। जब उन्होंने, ध्यान रखो, पहले करा क्या, लंबे छोटे से क्या था, सब लंबे प्राप्त हुए। उन्होंने गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले के साथ क्या कराया, संकरण कराया, तो प्राप्त सभी संतति क्या थी, गोल बीज वाले थे। यदि वे झुर्रीदार बीज वाले का लंबे पौधे के साथ संकरण कराते, तो गोल बीज वाले बौने पौधे के साथ कराते, तो प्राप्त संतति किस प्रकार की होती। मतलब कह रहा है यदि वे क्या कराते, झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधों का, क्या झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधों का गोल बीज वाले बौने पौधे कराते, तो प्राप्त संतति क्या होती, ठीक है ना। झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे होते, नहीं, झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे होते, ये भी गलत है। गोल बीज वाले बौने पौधे होते, ये सही है। क्या होते हमारे होते, गोल बीज वाले बौने पौधे होते। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट हमारा, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई, इनके बीच क्या अंतर है। क्या देखेंगे, एक्स वाई के बीच क्या अंतर है, इनके आकार में कोई अंतर नहीं होता है, गलत। एक्स गुणसूत्र क्या होता है, बड़ा होता है, जबकि वाई गुणसूत्र क्या होता है, छोटा होता है, ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। एक्स गुणसूत्र हमारा क्या होता है, बड़ा होता है, वाई क्या होता है हमारा छोटा होता है, ठीक है ना, समझ में आया ना। एक्स गुणसूत्र क्या होता है हमारा होता है बड़ा होता है, वाई क्या होता है हमारा छोटा होता है। क्या अंतर है तुम्हारा, ये भी वाला हमारा अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। लक्षणों की वंशागत को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज मेंडल के सफल होने का इनमें से क्या कारण था। क्या कारण था, वे वैज्ञानिक भी प्रतिष्ठित थे, गलत। उन्होंने विकासवादी प्रक्रिया के अपने ज्ञान का प्रयोग किया, गलत। उन्होंने संतान का संख्यात्मक गणन किया, उन्होंने कैसे गणन किया था, तो संख्यात्मक गणन के विकल्प क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। सफल होने का कारण उन्हें एक ही था कि उन्होंने विज्ञान साथ क्या उसमें गणित को भी शामिल कर लिया था, इसलिए क्या हुए थे वो सफल, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा संख्यात्मक गणना के लिए हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यदि मेंडल ने यवती पीढ़ी का अध्ययन ना किया होता तो क्या होता, है ना। तो पता लगा पाते कौन सा प्रभावित थे, नहीं। वह कई लक्षणों का अध्ययन नहीं कर पाते, गलत। वह पता लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं, ये सही हो जाएगा, है ना। क्या पता लगा पाते कि अप्रभावी लक्षणों को हम नष्ट नहीं कर सकते, है ना। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए हम लोग नेक्स्ट। पीले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे के संकरण हरे बीज वाले तद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर के साथ कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है ना। तो लंबापन बौनेपन पर प्रभावी हावी होता था, हाँ, ये पहला क्या है हमारा लंबापन क्या होता है बौनेपन पर हावी होता है, इसीलिए क्या होता है सब लंबे पौधे हुए। कह रहा है सब क्या सब थे लंबे थे, तो लंबे होने मतलब क्या था लंबा क्या था बौने पर प्रभावी था, इसलिए क्या था हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया क्या ना, लंबापन जो होता है क्या होता है बौनेपन पर हावी होता है, इसलिए क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल के प्रयोग में दो लक्षणों के बीच द्विसंकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात क्या था? 3:3:3:1 था। सही है क्या? सबको रट गया है अनुपात कितना था ये। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग नेक्स्ट। मेंडल ने दो प्रयोग किए। पहला, लंबे पौधों के पराग को छोटे पौधों के बीजांड के साथ निश्चित कराने के लिए लिया और छोटे पौधे के पराग को लंबे पौधे के बीजांड के साथ निश्चित कराने के लिया। यदि हम इन दोनों प्रयोगों के उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हमें क्या परिणाम दिखाई देंगे? मतलब दो प्रयोग के लंबे पौधों के पराग को छोटे पौधों के बीजांड से कराया, ठीक है ना। पहला दूसरा, छोटे पौधे के पराग को लंबे पौधे से कराया तो हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है ना। देखो प्रयोग एक में छोटे उत्पन्न होंगे, दो में छोटे उत्पन्न होंगे, गलत नहीं। देखो अगर बड़े से कराया है तो हमेशा क्या रहेगा? हमेशा बड़ा ही प्राप्त होगा, है ना। कहाँ लिखा देखो तो 2 हो जाएगा, से जाएगा क्या जाएगा हमारा जाएगा 2। प्रयोग एक में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में क्या होंगे? हमारे लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? अलैंगिक होते हैं हमारे 22 जोड़ी गुणसूत्र। कितने होते हैं हमारे? होते हैं तो होते हैं 22 जोड़ी गुणसूत्र हमारे क्या होते हैं यहाँ पर? अलैंगिक होते हैं। और 23वां जोड़ा हमारा क्या होता है? वो लैंगिक होता है। लैंगिक मतलब होता है लिंग धारण, अलैंगिक मतलब इससे लिंग से कोई मतलब नहीं है। तो एक समान मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो 2। कितने होते हमारे? होते हैं तो 2 गुण होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट हमारा ध्यान रखना, तो स्तनधारी जीवों में जिसमें मनुष्य भी शामिल है में लिंग गुणसूत्र कितने होते हमारे? होते हैं तो 2 होते हैं। एक्स गुणसूत्र हमारा वाई गुणसूत्र। पुरुषों में एक वाई होता है और एक यक्स होता है, जबकि महिलाओं में क्या हो? दोनों होते हैं हमारे यक्स होते हैं, ठीक है ना। दोनों गुणसूत्र एक साथ एक व्यक्ति के लिंग को परिभाषित करते हैं, ठीक है ना। लिंग धारण मुख्यतः पिता के गुणसूत्र यक्स वाई द्वारा ही क्या होता है? डिसाइड होता है, क्योंकि माता में क्या होते हैं? दोनों हमारे होते हैं यक्स होते हैं, इसीलिए माता से लिंग धारण नहीं होता। किससे होता है हमारा? तो वो पिता से होता है, ठीक है ना। गुण ध्यान रखना, तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स सभी वनस्पति व जीवों की कोशिकाओं में क्या होते हैं? पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो अनुवांशिक गुणों क्या करते हैं? एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, ठीक। समझ में आया क्या ना? क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। क्या हमारा है? पाइसम सटाइवम है ना। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं? कौन होते हैं हमारे? एक्स। किसके होते कारक तुम्हारे? ये लड़की के, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मंडल के वंशागुण सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो उन्होंने पृथक्करण सिद्धांत दिया, सही। प्रभुत्व का सिद्धांत दिया, सही। स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया, सही। बायोपिक्स के बारे में उन्होंने कुछ भी बताया नहीं था। ये क्या हमारा? ये नहीं आता है। कौन नहीं आता हमारा? तो बायोपिक्स वाला, है ना। ये सिद्धांत उन्होंने नहीं दिया था। अगला, जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आणविक जातिवृत्त। इसको क्या कहते हैं? कहते हैं आणविक जातिवृत्त कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? क्या पूछा गया है? यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान कितना होता है? तो अपने जिन्स का आधा हिस्सा, हाँ क्या होता है? अपने जिन्स का आधा हिस्सा पुरुष का होता है, आधा हिस्सा माता का होता है। तभी तो एक पुरुष का एक्स होता है तो महिला का एक्स होगा, तो पुरुष का वाई होगा, महिला का एक्स होगा, है ना। दोनों क्या होते हैं? आधा आधा हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान रख लेना, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान क्या होता है? उनके जिन्स का आधा हिस्सा होता है, ठीक है ना। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतान के निर्माण में दो युग्मों को क्या होता है? हमारा होता है, जिनमें अगुणित गुणसूत्रों का समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं द्वारा होता है, ठीक है ना। अगला बात करेंगे, ध्यान रख लेंगे थोड़ा से इसमें और भी, क्या यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिनके द्वारा क्या होता है? बनने वाली अर्धगुण संतत कोशिकाओं में गुण संख्या क्या हो जाती है? हमारी हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। मतलब आधा आधा बढ़ जाता है, आधा पुरुष का होता है, आधा महिला का होता है, ठीक है ना। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है।
एवं निषेचन द्वारा क्या होता है, द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। मतलब निषेचन प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, जब युग्मक बनता है क्या होता है, उसमें आधा पुरुष को आता है आधा महिला का, क्या होता है वो फिर से द्विगुणित हो जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या हमारा है, एक समान मानव शरीर कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने होते हैं, तो 46 होते हैं, मतलब 23 जोड़े होते हैं। अगला, मानव शरीर के एक कोशिका में कितने गुण होते हैं, तो 46 होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट, गुणसूत्र किससे संबंधित हमारे हैं, तो श्वसन से नहीं, स्वांगीकरण से नहीं, पोषण से नहीं, किससे हमारा है, तो आनुवांशिक लक्षणों के संचरण से है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान रख लेना, तो गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों के संचरण संबंधित है। गुणसूत्र द्वारा क्या होता है, आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता है। ठीक है ना। गुणसूत्र क्या होते हैं, आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है, तो डीएनए एवं प्रोटीन से होता है। गुणसूत्र खोज किसने की थी, तो स्ट्रेसबर्गर ने। किसका आता है असर, तो स्ट्रेसबर्गर को आता है, ध्यान रखना। गुणसूत्र किसने खोज की थी, तो स्ट्रेसबर्गर ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम व क्रोमैटिक जुड़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिस पर क्रोमोसोम जुड़ते हैं उसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। जहां जहां क्रोमोसोम क्या जुड़ते हैं, हमारे क्रोमैटिक जुड़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान रखना, तो ये हमारा वर्णन, देखो इसको ध्यान से समझ रखो। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्र में क्रोमैटिक इसी बिंदु पर जुड़ते हैं, ध्यान रखना। गुणसूत्र में क्या होते हैं, तो हमारे सेंट्रोमियर जुड़ते हैं। पर बिंब आकार की संरचना मिलती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, काइनोटोकोर कहते हैं। टोकोर कहते हैं, क्या कहते हैं, काइनोटोकोर कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के में विभाजित किया गया। ठीक है ना। गुणसूत्र बिंदु आधार पर कितने प्रकार विभाजित किया गया, हमारा तो 4 प्रकार में। कौन कौन, देखो तो पहले हमारा है मध्य केंद्रीय, मतलब गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बीचों बीच में स्थित होते हैं ना। इसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र के दोनों भुजाएं बराबर लंबाई के होते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं मध्य केंद्रीय। अगला हमारा क्या है, उपमध्य केंद्रीय। गुणसूत्र में क्या होता है, गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य छेड़कर कहाँ होता है, हटा होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक क्या होती है, छोटी, दूसरी क्या होती है, हमारी बड़ी होती है। तीसरा हमारा क्या है, अग्रबिंदु। गुणसूत्र में क्या होता है, गुणसूत्र के बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिससे क्या होता है, एक भुजा अत्यंत छोटी, भुजा क्या होती है, हमारी होती है बड़ी। तीसरा क्या हमारा है, चौथा अंध केंद्रीय। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु क्या होता है, गुणसूत्र के शीर्ष पर होता है। देखो जो हमारा होता है मध्य केंद्र, इसमें क्या होता है, बीचों बीच होता है। उपमध्य केंद्र क्या होता है, इससे मध्य से हट जाता है। और हमारा अग्रबिंदु क्या होता है, ये किनारों पर मिलता है। अंत केंद्र क्या होता है, ये शीर्ष पर पाया जाता है। क्लियर नहीं, क्लियर है, चारों पॉइंट। अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा क्या कहता है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरे। यदि एक पौधे का समजीनी TTRR है तो समलक्षणी होगा। कैसा होगा हमारा, तो TTR है तो बौना और गोल की लंबा और गोल, कैसा होगा, तो TTR है, मतलब TTR मतलब होता है बौना और क्या होता हमारा होता है गोल, तो क्या होता है हमारा बौना और गोल होगा। क्लियर है नहीं, क्लियर है। अगला देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ध्यान रख लेना, तो मेंडल के पाया कि यब क्या होता है हमारा विषम युग्म की RR फिनोटाइप दिखने में बिल्कुल क्या होते हैं, RR जनक के समान होता है। इसीलिए क्या कहते हैं, उसने प्रस्ताव किया कि असमान कारकों में जुड़े में कई एक दूसरे क्या होते हैं ऊपर प्रभावी हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी, या दूसरे को अप्रभावी नाम दिया। ठीक है ना। मतलब उन्होंने बताया कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो एक प्रभावी होगा, दूसरा हमारा अप्रभावी होगा। द्विसंकर क्रॉस द्विविशेषकों से भिन्न पौधों के क्रॉस के प्रेक्षण पर क्या थे, आधारित थे। मेंडल ने एक दूसरा सामान्य नियम प्रस्तावित किया, से क्या कहा गया, मंडल का स्वतंत्र अभिवन का नियम कहा गया। यह नियम क्या कहता है, अभिवन के नियम, कि जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो एक जोड़े का क्या होता है लक्षण विसंयोजन हो जाता, दूसरे जोड़े में स्वतंत्र होता है। अतः पौधे क्या होता है, समजीवी TTR तो समलक्षणी बौना एवं क्या होता है, गोल होता है। क्या होता है, बौना एवं गोल होता है। देखो TT मतलब हो गया है बौना, R एक प्रभावी है, नहीं प्रभावी, क्या हो जाएगा हमारा गोल हो जाएगा। क्लियर नहीं, क्लियर है। देखो दोनों अप्रभावी है ना। देखो अगर एक कैपिटल T होता है, एक स्मॉल t, क्या जाता है वो लंबा हो जाता है। ठीक है नहीं। अब दोनों T स्मॉल है, क्या जाएगा हमारा वो बौना हो जाएगा। एक कैपिटल R है ना, क्या जाएगा वो गोल हो जाएगा।
आर मतलब हुआ राउंडिंग। अगला देखेंगे, मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गोल फली होती है, गोल बीज होती है, हरी फली होती है, झुर्रीदार बीज नहीं होते, है ना। ये गुण मटरों के पौधे में नहीं होता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट, आनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन है हमारे? तो आनुवांशिक सामग्री के वाहक तो वो हमारे हैं जीन है। कौन हमारे? तो जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहलाता है हमारा? कोशिका के माध्यम से क्या कहलाता है? तो ये टिश्यू कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? तो ये टिश्यू कल्चर कहलाता है। कोशिका के माध्यम से नए पौधे उगाना क्या कहलाता है हमारा? टिश्यू कल्चर कहलाता है। ध्यान रख लेना। इसके बाद देख लो, टिश्यू कल्चर या पादप उदक संवर्धन क्या है? एक ऐसी तकनीक में क्या कहता है, किसी भी पादप उदक जैसे जड़, तना, पुष्प आदि का निर्मित क्या कहता है? पृथ्वी में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। ठीक है ना। यह पूर्ण सत्ता किस सिद्धांत पर आधारित है? इस सिद्धांत के अनुसार पौधे की प्रत्येक कोशिका का एक क्या होता है? पूर्ण पौधे का निर्माण करने में क्या होता है? सक्षम होता है। मतलब हम एक कोशिका क्या करते हैं? पूरा पौधा बना लेते हैं, है ना। वर्ष कब 1902 में किसने? हेवरलैंड ने कोशिका के पूर्ण सकलता की संकल्पना की थी। अतः इन्हें क्या कहता है? टिश्यू कल्चर का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है टिश्यू कल्चर जनक? तो हेवरलैंड को कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसको ध्यान रखने वाला क्या ध्यान रखने की बात है? टिश्यू कल्चर का जनक से कहा जाता है तो हेवरलैंड को कहा जाता है। अगला है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? कौन होता है हमारा? 44+XX। लड़की है ना, क्या होता है कि हमारी बालिका 44+XX हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कीटों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। गलत है ये, है ना। किसी नर में एक गुणसूत्र X 2 गुणसूत्र Y होते हैं, ये भी गलत है। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, सही है, जिनमें से 42 जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र हैं, गलत। 22 जोड़ी में कितने होते हैं हमारे यहाँ पर? 21 के जोड़ी होते हैं हमारे, होते हैं 22 जोड़ी होते हैं, है ना। 44 से क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों क्योंकि क्या थे हमारे? थे, गलत थे। क्या जाएगा? द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में क्या होता है? गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो क्या करता है? लिंग का निर्धारण करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं ना। 22 जोड़ी गुणसूत्रों को लोग ऑटोसोम्स कहते हैं जो अलैंगिक गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है ना। 23वां जोड़ा हमारा क्या कहलाता है? लैंगिक गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, आगे कोई स्लाइड नहीं। ठीक है ना। ये था क्या? ये था हमारा अनुवांशिक पार्ट 1। ठीक है ना। कल हम लोग अनुवांशिक पार्ट 2 देखेंगे और उसके आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तब तक सभी से जय हिंद।